नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। माय नेम इज़ अवनीश और आज हम चालू करने जा रहे हैं लेबर लॉ। तो मैंने सोचा कि स्टार्ट किस जगह से किया जाए। या तो मैं आपको स्टार्ट ऐसे कर सकता था कि सारा एक एक करके लेबर लॉ चालू कर देता, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना पहले हम आपको जो इम्पोर्टेंट नहीं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेबर लॉ अमेंडमेंट है हम आपको वो बताएं। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा चलो ऐसे चालू करते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने तो मैं आपको पहले अपना बेसिक बता देते हैं चैनल के बारे में, ठीक है, ताकि आप, क्योंकि चैनल हमारा नया है, आप लोग से ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन मैं एश्योर्ड करता हूँ कि आपको यूपीएससी, एपीएफसी या अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जहाँ लेबर लॉ होता है, उस एग्ज़ाम के लिए ये हमारे सारे वीडियो आपके लिए रिलेवेंट रहेंगे और आप इनको यूज़ करके उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे लेबर लॉ के, ऑब्वियसली, क्योंकि लेबर लॉ के लिए है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम करेंगे इंटायर सिलेबस कवर थ्रू स्टोरी टेलिंग, मतलब हम आपको समझा देंगे चीज़ें, ऐसे ऐसी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, स्टेप वाइज कॉम्प्रिहेंसिवली जो कवर करेगा एवरी टॉपिक जो रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन और लेबर लॉ से है। इसमें हम आपके सारे वो टॉपिक कवर करेंगे जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉ से है, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी जगह हम डायग्राम भी यूज़ करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी। ठीक है, और जो अमेंडमेंट हुई हैं वो हम साथ साथ आपको पहले, अभी तो हम आपको अमेंडमेंट वैसे स्पेशली करा देते हैं, लेकिन साथ साथ जो नई अमेंडमेंट आती है या जो मतलब कि जो चैप्टर वाइज अमेंडमेंट है हम सब आपको बता देंगे एक एक करके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम आपको इस कोर्स को लॉन्च करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम आपको लेबर लॉ की समझी दे सकें। ठीक है, ईज़िली समझा दें चीज़ें कैसे होती हैं लेबर लॉ में। ठीक है, और शॉर्ट नोट देंगे, मतलब हमारे जो नोट्स होंगे वो समरी फॉर्म में होंगे, ना कि वो लेंथी जो बुक आती है उसकी लेबर लॉ की उसके जैसे, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम पे इसका क्विक रिवीजन कर सकें। ठीक है, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन कौन सी है, यूपीएससी, एपीएफसी है, ईएसआई है, यूपीएससी ईएसआईसी है। ठीक है, और यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, यूपीएससी ईपीएफओ 21 वाला हो चुका है, अब 22 एंड या 23 में आएगा, तो उसमें भी ये चीज़ें, ये लेक्चर हमारे रिलेवेंट रहेंगे। और एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम जहाँ पे लेबर लॉ सिलेबस का पार्ट होता है। ठीक है, चलिए हम चालू करते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो आपके लिए रिलेवेंट हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेबर लॉ अमेंडमेंट की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम चालू करते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट से। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट जो है उसमें जो दो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आई हैं वो ये हैं। एक तो जो सेल लिमिट ग्रेजुटी की, जो पहले 10 लाख होती थी, अब हो गई है 20 लाख। मतलब कि मैक्सिमम जो ग्रेजुटी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे कर सकता था, पहले थी उसकी लिमिट कितनी थी, 10 लाख, अब वो है 20 लाख। और पीरियड ऑफ मटर्निटी बेनिफिट एक्ट, ये मटर्निटी बेनिफिट, ये पीरियड 12 वीक से 26 वीक हो गया है। पहले ऐसा होता था, पहले 12 वीक तक की ही मटर्निटी बेनिफिट में छुट्टियाँ मिलती थी और उसके के वेजेस का प्रोविज़न था, बट लेकिन अब ये चेंज करके 26 वीक कर दिया गया है। ठीक है, ये साथ में ये हमें मटर्निटी बेनिफिट एक्ट में भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी है, मतलब जो ग्रेजुटी एक्ट है इसमें ही बताया गया इसके बारे में, तो मैंने इसमें लिखा था, मैंने कहा डिस्कस कर लेते हैं साथ में ही। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 2017, ठीक है, इसमें सेक्शन 17A में एक अमेंडमेंट आई थी। इसमें ये लिखा हुआ था कि एम्प्लॉयर एट टाइम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, मतलब जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयड करेगा उसको उस समय पे उसके राइट टू कंपनसेशन अंडर द एक्ट, वो अपने एम्प्लॉय को राइट टू कंपनसेशन, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के अंदर बताएगा राइट टू कंपनसेशन अंडर द एक्ट इन राइटिंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स लाइक वो मेल कर देगा उसको। ठीक है, और कैसे कर सकता है, हिंदी में करेगा, इंग्लिश में करेगा, रीजनल लैंग्वेज में कर सकता है, इन तीन लैंग्वेज में कर सकता है वो उसे। ठीक है, और कॉन्ट्रावेंशन पे अगर एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रवीन किया, मतलब कि अगर उसने चीज़ को फॉलो नहीं किया, तो उस पर 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग जाएगा। ठीक है,
मटर्निटी बेनिफिट एक्ट जो बताया था आपको, वही 12 वीक से पहले जो होती थी 12 वीक, अब हो गई है 26 वीक, जो आपको बता चुका था पहले, ठीक है। उसके बाद पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, अगर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की बात करें तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट उन सब एम्प्लॉय, पहले इसकी लिमिट होती थी 18,000 रुपये, मतलब कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट उन एम्प्लॉय पे लगता था जिनकी सैलरी 18,000 से कम होती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, जिन एम्प्लॉय की सैलरी 24,000 से कम होती है उन पे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लगेगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इसके लिए पहले इसकी लिमिट आई थिंक 15,000 होती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे इसकी लिमिट को बढ़ा करके 21,000 कर दिया है। मतलब वो सभी एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 21,000 या 21,000 से कम है उन सब पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, और ये चीज़ जो कैलकुलेशन के लिए सीलिंग लिमिट वो है 60,000 रुपये। मतलब जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बोनस की कैलकुलेशन करता है, जो उसमें सीलिंग लिमिट लेगा, पहले ये 3500 हुआ करती थी, अब बढ़ा करके इसको 60,000 कर दिया गया है, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, इसके बारे में अगर बात करें तो कवर एम्प्लॉय ऑफ द फैक्ट्री और स्टेबलाइजमेंट ड्रॉइंग द सैलरी अप टू 21,000 रुपये। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अंदर वो सारे एम्प्लॉय आएंगे जिनकी सैलरी 21,000 या 21,000 से कम है, लेकिन ये सैलरी डिसेबल पर्सन के लिए, मतलब जो हैंडीकैप्ड है, विकलांग जो होते हैं, उनके लिए इसको 25,000 रखा गया है, ठीक है। एप्लीकेबल इफ द एम्प्लॉय 10 और मोर, ये क्या कहते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल उन सभी स्टेबलाइजमेंट में होता है जहां पर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं। लेकिन जब केस आता है हैफाजार्ड जोन का, तो वो जब 10 उन जोन में अगर 10 से कम वर्कर भी होते हैं तब भी ये लॉ एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। अटल बिहार क्या कहते हैं, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना नॉन वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन। हाँ, एक चीज़ ये कि जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है, जो लोग मतलब स्व इच्छा से नौकरी नहीं छोड़ी है, मतलब जिनको नौकरी से निकाला गया है, उसमें उनको मैक्सिमम पीरियड 24 महीने तक के लिए ही जो बेरोजगारी भत्ता है वो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। इसमें क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट इन अ कवर्ड स्टेबलाइजमेंट जिनके वेजेस 15,000 तक हैं। मतलब अगर आपकी सैलरी 15,000 या उससे कम है तो आपको ईपीएफ में कवरेज 100% होगा ही होगा। ये एक गवर्नमेंट रेगुलेशन है, ठीक है। एम्प्लॉय कंपनसेशन की डेफिनीशन में जो देखो, एम्प्लॉय की डेफिनीशन में वैसे अगर आपको मेजरली बताया जाए तो मैं इसको याद करने का ऐसे तरीका रखता हूँ, कैसे, समा टीसी, SUM S समा, ठीक है, टीसी, ये हो गया स्किल्ड एम्प्लॉय, ये हो गए हमारे अनस्किल्ड एम्प्लॉय, ये हो गए मैनुअल एम्प्लॉय, ये हो गए सुपरवाइजर होते हैं जो सुपरविजनरी एम्प्लॉय, ये हो गए हमारे मैनेजेरियल एम्प्लॉय, ये हो गए एडमिन हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉय, ये हो गए टेक्निकल, ये हो गए क्लर्कियल, ठीक है। मेजरली एम्प्लॉय में ये लोग आते हैं एम्प्लॉय की डेफिनेशन में। लेकिन अब इसमें ऐड क्या, मतलब इसमें इंक्लूड क्या करना है, ठीक है। ईपीएफ एक्ट में एम्प्लॉय की डेफिनेशन में इंक्लूड कौन कौन हुए, एक तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो गए हैं, एक हमारे कौन हुए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी अब एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। अप्रेंटिस आते हैं, पार्ट टाइम वर्कर भी आते हैं। कुछ अदर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ साथ में ही, ठीक है। सबसे पहले कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर द ESI एंड EPFO, मतलब एक कॉमन रजिस्ट्रेशन होगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए, ठीक है।
समाधान पोर्टल, समाधान, अगर कभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाता है तो अब उसके लिए समाधान पोर्टल बनाया गया है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को डील करेगा बेसिकली। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट 6 कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड करता है, ठीक है। एक हो गया परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, टेम्परेरी हो गया, अप्रेंटिस हो गया, प्रोविशनरी हो गया, बदली हो गया, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वर्कर हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन ऑन द माइन और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 300 या 300 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वो भी इसके अंदर आता है। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं। अब मैं बेसिकली हमने फॉर्मेट ये सोच रखा है कि मैं अब रोज़ एक एक लेबर लॉ को अपलोड करते जाऊंगा, बस रेगुलरली डेली आपके एक एक लेबर लॉ आते आएंगे। ऐसे करके आपका लेबर लॉ अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने में, 1 मंथ में आपका पूरा लेबर लॉ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पूरा लेबर लॉ फ्री में यूपीएससी एपीएफसी या यूपीएससी ईएसआईसी या क्या कहते हैं जो लेबर कमिश्नर वाला एग्ज़ाम आया है वो, या अदर एग्ज़ाम जहाँ पे लेबर लॉ सिलेबस का पार्ट होता है, उसके लिए मैं पढ़ाऊँ, तो हमारे साथ बने रहें और जुड़े रहें हमारे चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।